दोस्तों, राजकोट का मैच सिर्फ एक 7 विकेट की हार नहीं था, बल्कि एक वार्निंग है इंडियन टीम के लिए। एंड ये वार्निंग सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए नहीं है, बल्कि टीम थिंकिंग, टीम बैलेंस और टीम डायरेक्शन के लिए भी है। सीरीज इस समय 1-1 से बराबर हो चुकी है। फाइनल इंदौर में होना है, लेकिन सच ये है कि अगर इंडिया ने ये मैचअप, ये डिसीजन और ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं किया, तो ये सिर्फ एक ओडीआई सीरीज नहीं होगी जो कि हाथ से जाएगी, बल्कि ये लॉन्ग टर्म डैमेज का सिग्नल भी हो सकता है। एंड हर बार न्यूजीलैंड आकर क्यों हमको रियलिटी चेक देता है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। चलिए, इस मैच को एक करके लेयर में पूरा खोलना शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इंडिया ने 284 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। रिस्पेक्टेबल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये बिलो पार स्कोर था। पेपर पे देखे तो 284 फॉर 7 एक डिसेंट टोटल लगता है। पिच कंडीशन भी लगभग ऐसी ही थी। लेकिन क्रिकेट पेपर पे नहीं, बल्कि कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में खेला जाता है। राजकोट की पिच की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रही थी। सेकंड इनिंग की बात करें तो वही पिच फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली हो गई। एंड कहीं ना कहीं ड्यू ने भी काम अपना आसान कर दिया बैट्समैन के लिए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 284 डिफेंड करना बहुत हद तक मुश्किल हो गया था। एंड न्यूजीलैंड ने यह बात प्रूव भी कर दी। इसके अलावा केएल राहुल की अगर हम बात करें तो इस मैच में अगर किसी ने सिचुएशन रीड करी तो वो सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल था। 118 के ऊपर 4 विकेट गिर गए थे। टॉप ऑर्डर पूरा जा चुका था। पिच स्लो थी, स्पिनर्स कंट्रोल में थे। लेकिन राहुल ने बिना किसी हीरोगिरी दिखाते हुए कोई हवाबाजी नहीं करी और सिंपल शॉट्स खेले। उसने वही किया जो रियल ओडीआई बैट्समैन को पॉइंट ऑफ टाइम और सिचुएशन में करना चाहिए था। पहले गेम को संभाला, फिर पेस को बढ़ाया और एंड तक मैच को बनाए रखा। 112 रन स्कोर किए करीब 92 बॉल्स में और एक टीम को रिस्पेक्टेबल टोटल में पहुंचाया। इस इनिंग्स की वैल्यू तब समझ में आई जब बाकी की बैटिंग अगर आप देखें, रोहित स्टार्ट के बाद नहीं चल पाए, गिल 50 के बाद कन्वर्ट नहीं कर पाए, कोहली अनयूजुअल फेलियर का शिकार हो गए, जडेजा इंपैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाए। राहुल ने इंडिया को कोलैप्स से बचाया, पर एक प्लेयर से ओडीआई मैच आप नहीं जीत सकते हो। आपको टीम एफर्ट चाहिए होता है। वहीं मिडिल ओवर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहीं पर टीम इंडिया बुरी तरह फेल हुआ है। एंड असली प्रॉब्लम यहीं पर शुरू भी हुई। न्यूजीलैंड जब चेस कर रहा था, तब 285 वो चेस करने के लिए उतरे, तब पावर प्ले निकल गया और फिर आया मिडिल ओवर्स का एक ब्लैक होल। विल यंग और डैरल मिचेल बिना पैनिक के, बिना रैश शॉट्स के सिर्फ गैप्स को रोटेट किया, गैप्स को पिक किया, स्ट्राइक को रोटेट किया एंड प्रेशर को बिल्डअप नहीं होने दिया। एक 162 रन की शानदार पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए मैच डिसाइडिंग फेज था। एंड यही वो वक्त होता है जहां पर इंडिया हिस्टोरिकली मैच जीतता है। कुलदीप, जडेजा, पार्ट टाइमर सब मिलके सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वहीं से इंडिया के हाथ में मैच आता भी है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो लाइंस थी वो लूज थी, फील्डिंग जो थी डिफेंसिव थी एंड विकेट टेकिंग का कोई इंटेंट यहां पर समझ में नहीं आ रहा था। एंड जब मौका आया तब तक मतलब वो एक ओवर में जो मैच को पलट सकता था, 36 ओवर था। कुलदीप बॉलिंग कर रहा था, डैरल मिचेल 82 पे था। पहले रनआउट का चांस मिस होता है, फिर एक कैच ड्रॉप होता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच जो ड्रॉप हो गया। एंड ये मूवमेंट्स स्कोर कार्ड में दिखाई नहीं देते, बट क्रिकेट के लोग जानते हैं कि ये मैच के टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। मिचेल बच गया और फिर मिचेल ने वही किया जो एक ग्रेट ओडीआई बैट्समैन को करना चाहिए। 96 बॉल्स में अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी और इन दी एंड 117 बॉलों में 131 रन पे नॉट आउट गया। इंडिया के खिलाफ बंदे का तीसरा ओडीआई 100 था। एंड उस मूवमेंट पे मैच प्रैक्टिकली निकल चुका था। डैरल मिचेल की अगर हम बात करें तो ये बंदा इंडिया के लिए एक साइलेंट नाइटमेयर बन चुका है। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। पिछले कुछ ओडीआईज की हम बात करें जो इंडिया के खिलाफ हुए हैं, उसमें बंदे ने 80+, 100+ मैच विनिंग नॉक्स सब खेली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डैरल मिचेल कोई फ्लैशी बैट्समैन नहीं है, इंस्टाग्राम रील्स नहीं बनाता, बट वो प्रेशर हैंडल करना जानता है, स्पिन खेलना जानता है एंड पेस को रोटेट करना जानता है। एंड इंडिया अभी तक उसके लिए क्लियर बॉलिंग प्लान को क्रिएट कर नहीं पाया है, डिसाइड ही नहीं कर पाया है। वहीं अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो एक विकेट टेकर पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी भी इंडिया को भारी पड़ रही है। दरअसल इंडिया की बॉलिंग इस मैच में एक चीज पर टिकी हुई थी और वो थी कुलदीप कुछ जादू कर देगा। बट ओडीआई क्रिकेट में अगर एक स्पिनर का ऑफ डे हो और दूसरे एंड से प्रेशर ना क्रिएट हो पाए तो मैच हाथ से जाना तय है। कुलदीप ने रन्स दिए, जडेजा विकेट टेकिंग थ्रेट नहीं बना पाया। एंड ऑब्वियस सी बात है, फास्ट बॉलिंग में सिराज थका हुआ दिख रहा था। हर्षित राणा के एफर्ट की मैं क्या ही बात करूं। लेकिन तीसरा सीमर का जो स्लॉट था वो अभी भी अनक्लियर है, प्रसिद्ध कृष्णा। और यहां पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जडेजा और अक्षर, इन दो की जब हम बात करते हैं तो भाई डिसीजन तो कुछ लेना पड़ेगा ना। देखिए, रिस्पेक्ट के साथ बोलना जरूरी है कि जडेजा इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक हैं। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें तो ये सेंटीमेंट पे नहीं चलता। पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें तो ओडीआई में बैटिंग इंपैक्ट बहुत रेयर हो चुका है। लास्ट 150 साल पहले आई थी। बॉलिंग में अब वो कंट्रोल नहीं दिख रहा है एंड विकेट्स ऑब्वियस सी बात है आ नहीं रहे।
अक्षर पटेल की हम लोग बात करें तो एक बेटर ओडीआई ऑप्शन के तौर पर दिख रहा है, मिडिल ओवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं एंड मैच सिचुएशन में बाउंड्री का ऑप्शन भी देते हैं, मतलब चौके छक्कों में डील कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि जडेजा बुरा प्लेयर है, सवाल ये है कि करंट ओडीआई सेटअप में कौन ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। इसका जवाब अब अवॉइड किया नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्ल्ड कप भी अब नजदीक है। इसके बाद बारी आती नीतीश कुमार रेड्डी की। रोल क्लियर है या नहीं, यही बात समझ में नहीं आ रही है एंड इसीलिए शायद सबसे अनफेयर हैंडलिंग है नीतीश कुमार रेड्डी। कभी नंबर 7 पे बैटिंग, कभी नंबर 8 पे बैटिंग, कभी 2 ओवर फेंकवा देते हैं। मतलब कर क्या रहे हो आप उस बंदे के साथ में? आप उसको प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं मान रहे हो, उसको प्योर बैट्समैन नहीं बनने दे रहे हो, बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर यूज नहीं कर रहे हो। ऐसे प्लेयर को टीम में रखना प्लेयर के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का मतलब होता है और टीम का बैलेंस जो बिगड़ता है वो तो बिगड़ता ही है। अगर आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए था तो प्रॉपर बैट्समैन आपको खिलाना चाहिए। अगर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर आपको चाहिए था तो क्लियरली आपको उसके सीन को डिफेंड करना चाहिए। ये एडजस्ट कर लेंगे वाली जो थिंकिंग होती है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चल पाती है। एंड यहां पर अर्शदीप के बारे में अगर बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी कि ये बंदा कहां है। सबसे कंफ्यूजन डिसीजन यही है। अर्शदीप एक लेफ्ट आर्म पेसर है, विकेट टेकर है, रीसेंट ओडीआई सीरीज में इफेक्टिव भी था, टी20s में सबसे ज्यादा विकेट्स भी ले चुका है, बुमराह को पीछे छोड़ चुका है। उसके बावजूद भी प्लेइंग 11 से बंदा बाहर है, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार ट्राई किया जा रहा है, जबकि वो बंदा उस तरीके का इंपैक्ट क्रिएट कर ही नहीं पा रहा है। लॉजिक दिया जाता है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है, पर भाई वही स्क्वाड में हर्षित राणा लगातार खेल रहा है, ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन चुका है सेम वर्कलोड साइकिल में। ये जवान लड़के हैं, ये खेलने के लिए ही खेल रहे हैं, ये लोग अपने आप को आराम देने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लॉजिक जो है वो कंसिस्टेंट नहीं बन पा रहा है। ओडीआई क्रिकेट में विकेट्स मैटर करते हैं, सिर्फ कंटेनमेंट काम नहीं करता है। और इंडिया के पास में विकेट टेकिंग लेफ्ट आर्म ऑप्शन बेंच पे बैठा हुआ है, सिंपल एज दैट। वहीं बात करें फील्डिंग की तो जब एनर्जी गिरती है तो मैच भी गिरता है। आप जब 284 रन को डिफेंड कर रहे हो तो आपको कैच छोड़ना, रन आउट मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस समय पर ये सिर्फ गलतियां नहीं बल्कि जुर्म हो जाता है साहब, मूवमेंट को किल कर देता है पूरे। और अगर एक ही ओवर में हो जाए तो फिर आप समझिए क्या होता। मतलब ये एक आउट हो जाता, कैच ले लेते, या एक रन आउट हो जाता तो ड्रेसिंग रूम का एनर्जी ग्राफ ही अलग लेवल पर चला जाता, बॉलर अगले ओवर में आग उगलता, कैप्टन फील्ड भी अलग तरीके से सेट करता। क्रिकेट में रिएक्शन का ही बहुत बड़ा फायदा मिलता है एंड इंडिया ने उस चेन को खुद ही तोड़ के रख दिया है। अब अगला मैच इंदौर में होने वाला है। वहां का ग्राउंड अगर हम लोग कन्वेंशनली बात करें तो काफी छोटा होता है, तो रन से वहां पर बड़े स्कोर होते हैं। वहां पर सहवाग ने भी 319 रन का स्कोर बनाया था, 219 रन का स्कोर बनाया था। फाइनल मैच सिर्फ सीरीज डिसाइडर नहीं है बल्कि एक टेस्ट होने वाला है। गिल की कैप्टेंसी टेम्परामेंट का, रोहित के बिग नॉक रिस्पॉन्स का, कोहली के बाउंस बैक का एंड टीम मैनेजमेंट की क्लैरिटी लेवल का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि क्या इंडिया अपने सवालों का जवाब ढूंढना चाहता है या फिर उनको सिर्फ डिले करना चाहता है। इस मैच में इंडिया सिर्फ रन से नहीं हारा है बल्कि इंडिया हारा है डिसीजन मेकिंग में, रोल क्लैरिटी में और अपने बनाए हुए प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में। एंड न्यूजीलैंड ने एक बात क्लियर कर दी है कि क्रिकेट नाम से नहीं बल्कि प्लानिंग और डिसिप्लिन से जीता जाता है। इंदौर में सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि थिंकिंग भी जीतनी पड़ेगी, वरना सीरीज भी जाएगी और सवाल और भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। अगर तुम भी यही बात मानते हो जडेजा वर्सेस अक्षर डिसीजन को लेकर, नीतीश रेड्डी को लेकर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, संडे का मैच सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वो एक डायरेक्शन डिफाइनिंग गेम होने वाला है।